बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टुडे विद मियाँ हबीब के साथ मैं हूँ मियाँ हबीब और आज हम प्रोग्राम थोड़ा मुनफरद स्टाइल में करेंगे। आज हम एजी ऑफ़िस में आए हुए हैं और जानना चाहेंगे कि यहाँ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और पे और फंड्स के हवाले से क्या मुश्किलात हैं। सुना है कि सरकारी मुलाजम जो होता है वो रियासत का दामाद होता है और वो काम करना अपनी तौहीन समझता है। थ्रू प्रॉपर चैनल तो पाकिस्तान में काम होना बिल्कुल नामुमकिनात में शामिल है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि एजी ऑफ़िस में क्या मसाइल हैं। लोग जो सारी उम्र जिन मुलाजमीन ने लोगों की खिदमत की होती है उनके साथ क्या सलूक होता है, उनको पेंशन में क्या हर्डल्स पेश आती हैं और एजी ऑफ़िस के बारे में मशहूर है कि कई कई साल तक फ़ाइलें नहीं मिलती। इन तमाम सवालात का हम जवाब भी चाहेंगे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू से, और इसके अलावा आज उन्होंने एक खुली कचहरी का भी इख्तिमाम किया है, उसे भी कवर करेंगे और देखेंगे कि लोग उसमें किस किस्म के मसाइल लेकर आए हैं। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हाफिज़ इमरान महमूद है। आप सब क्या मसला था, किस लिए आप खुली कचहरी में आए हैं? जी, मैं एप्लीकेशन जमा कराई हुई थी सेकंड एसपीए के लिए। तो फर्स्ट एसपीए का जो इंटरेस्ट है ना, उसका ऑब्जेक्शन लगा हुआ था कि वो जमा नहीं कराया। तो जबकि मैंने वो चलान के थ्रू जमा कराया हुआ है, तो अभी सर से रिक्वेस्ट की है, सर ने जो है वो भी ऑर्डर जारी किए हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक तक जो कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम आए हैं या थ्रू प्रॉपर चैनल आपने परसू किया था, आपका काम नहीं हुआ, फिर आप खुली कचहरी में आए हैं? जी, थ्रू प्रॉपर चैनल भी मैंने जो है वो पहले एप्लीकेशन दी थी और सारा जो है वो एविडेंस साथ जमा करवाए थे। तो वेट करता रहा कि उसका कोई जवाब मुझे मौसूल हो, तो इसलिए फिर मैं खुली कचहरी में आ गया। कितनी देर बाद जो है वो आप खुली कचहरी में आए हैं, आपको रिस्पांस नहीं मिला? कितनी देर पहले आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी? एप्लीकेशन तो मैंने 2022 में जमा कराई हुई है और अभी रिसेंटली फिर मैंने जो इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, वो मार्च 2024 में। तो 6 मंथ के बाद सर के पास में आया हूँ कि इस मैटर को जो रिजॉल्व करवाया जाए। तो क्या समझते हैं अब आपका काम हो जाएगा खुली कचहरी में आने से? हाँ जी, इंशाल्लाह सर ने तो बिल्कुल उम्मीद दिलाई हुई है और मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या नाम है आपका जी? महबूब आलम, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से। ज़रा थोड़े ऊंची बोलें। डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से। अच्छा, क्या मसला क्या था आपका? मेरे को पे फिक्सेशन का हाँ जी? पे फिक्सेशन का मसला। अच्छा, पे पेंशन का था। पे फिक्सेशन अच्छा, क्या मसला था आपका? वो को फिक्सेशन करानी थी, वो मेरी वो बनती थी, वो कहते नहीं बनती, वो साहब को बताना पड़ा ये करा दे मुझे। अच्छा, हाँ, तो इससे पहले आप कभी आए हैं? कई दफ़ा आया। अच्छा, तो कभी कितनी देर से आपका मसला है ये हाल नहीं हो तकरीबन रहा? वो लेटर है इस्लामाबाद से आया था जिसके तहत ये केस हो रहे हैं सारे। अच्छा, तो बाकी को हो गया, मेरा बस किसी वजह से रह गया। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? ये बात सुनते हैं लेकिन कहते जी नहीं बनता आपका। वो मैं साहब कर्ज कहिए, मैंने कहा अगर नहीं बनता तो मुझे वैलिड कोई रीज़न बताए, उसके बता दें। नहीं, अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया कि आप क्यों नहीं आपका बनता? पता नहीं जी, वो तो जो जिन्होंने हैं मुतलका अफसरान वही बता सकते हैं। किस महकमे से रिटायर हैं आप? मैं AGPR से हाँ जी? इधर से रिटायर। अच्छा, इधर से रिटायर हैं। तो अपनों ने भी आपके साथ ऐसा ही सलूक किया है? ये तो आप उसकी खुद भी लोगों को तंग करते रहे होंगे ना? शायद ऐसा ही हो। अच्छा, मेरी सर्विस है आप- 36-37 साल सर सर्विस है, किसी से पूछ लेंगे। नहीं, 36-37 साल आपकी सर्विस हो गई है। क्या पोस्ट थी आपकी? मैं सीनियर एडिटर। हाँ जी? सीनियर एडिटर। सीनियर एडिटर थे। तो आप भी लोगों के साथ ऐसा सलूक करते रहे हैं, क्योंकि एजी ऑफ़िस के बारे में तो बहुत मशहूर है, ये लोगों को जो है कई कई साल खजल ख्वार करते रहते असल हैं। बात पूछ रहे हैं ना वो, तो ऐसी तो कभी कोई शिकायत नहीं, किसी बंदे की कोई शिकायत नहीं। नहीं, क्या क्या किस आखिरकार मसला कहाँ है? क्योंकि आप तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, अगर आपका भी काम नहीं हो रहा तो फिर क्या कहीं मसला तो होगा ना? मेरी यार सुने ना, वो कुछ लोगों का इन्होंने कर दिया केस, मेरा भी उसी नौयत का केस था, तो मैंने कहा ये बाकी का क्या है, मेरा भी उसी तरह से कर दो, ये बात है। जी, फ़ाद आमिर चौर साहब, खुली कचहरी का इनकाद किया आपने, कुछ लोगों को यहाँ रिलीफ भी मिलता है या सिर्फ रवायती तौर पर जिस तरह खुली कचहरियाँ होती हैं उसी तरीके से आप भी एक लोगों को इकट्ठा करके उनके मसाइल सुन के और फिर वही सिस्टम के हवाले कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी हबीब साहब, इसका पर्पज़ ये है कि अगर कोई भी हमारा साइल जो है किसी वजह से उसका काम डिले हुआ है, या ऊपर जो हमारे सेक्शंस हैं, हमारे AO साहिबान हैं, नीचे जो स्टाफ है, अगर उसकी बात नहीं सुन रहा,
तो उसको एक फ़ोरम डीजी का भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो साइल आया अल्टीमेट पर्पस तो हमारा पब्लिक सर्विस का ये है ना कि इधर हम ये सारा गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, दफ्तर बनाती है, फैसिलिटेट करती है, तो इट इज़ फॉर पब्लिक सर्विस। तो मेरा बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं ये समझता हूँ ये रोल है कि हर बंदे का इधर जिसका काम ठीक है, जायज़ है, उसका काम होना चाहिए, जिसके कागज़ पेंशन के या जीपी फंड के डॉक्यूमेंट्स कम हैं उसको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए कि वो अपनी चीज़ें पूरी करे और उसको हम फैसिलिटेट करें। तो चौधरी साहब, अभी मैंने बात की, एक बुज़ुर्ग थे उनसे, तो वो ख़ुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, एजी ऑफिस के ही रिटायर्ड हैं और 2-2.5 साल से उनका काम नहीं हो रहा। तो आखिरकार सिस्टम में कोई ख़राबी होगी, क्या वजह है, क्यों नहीं उन सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं काम हो सका, क्यों आपके पास उन्हें आना पड़ा? मैं आज करता हूँ, बिल्कुल मैंने उनकी कंप्लेंट सुनी है, ख़ुद भी अभी देखी है। और उसका ये है कि कुछ कंप्लेंट्स देखें, ये अकाउंट्स का मैटर है, पे कैलकुलेशन है, जीपी फंड कैलकुलेशन, ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है और इसमें हर बंदे को समझ नहीं भी आती। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो अभी जो मैंने सर्ची उनका देखा है, अभी डिटेल में मैं 1 बजे उनको दोबारा बुलाया अपने स्टाफ के साथ कि इनका फ़ाइल लेके आएँ। अपेरेंटली ये है कि जिससे ये रिलेट कर रहे हैं उनका ये कुछ 4 इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। खातून जिसने ग्रेजुएशन की वो इनसे जूनियर थी, तो इनके हमारे स्टाफ की और हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं बनते। वो मैं खुद एग्जामिन करूँगा और अगर इनके बनते हुए तो हम इनको फ़ौरन आज ही दे देंगे, अगर नहीं बनते हो तो मैंने इन्हें कहा कि इनको पास बिठा के दोबारा कैलकुलेशन करें ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। तो थोड़ा सा अकाउंट्स की नेचर इस तरह कम्प्लेक्स होती है कि शायद बंदों को समझ नहीं आती। वो समझ रहे होते हैं कि इन सम केसेस, नॉट ऑल द केसेस, हम भी ज़्यादा जगहों पे गलत होंगे कि मेरा राइट बनता है, लेकिन उनको बिठा के अब इस खुली कचहरी का पर्पज़ ये फ़ायदा ये होगा कि उनको आज हम बिठा के तसल्ली करा के उनके सामने कैलकुलेशन करा के उनको कन्विंस कर लेंगे कि आपका ये क्लेम गलत है, तो वो फिर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो सब ये बताइएगा कि क्या कोई सिस्टम ऐसा है कि जो मुलाज़म जो रिटायर्ड होता है उसके पोस्ट के अगेंस्ट जो भी उसके वाजिबात बनते हैं वो उसे मिलने चाहिए, या केस टू केस जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके कितने वाजिबात हैं, कितने अदा करने हैं, क्या सिस्टम होता है आपका? इसमें बड़ा क्लियर है जी, रूल्स बड़े क्लियर हैं, इसमें बड़े डिटेल्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेंशन को ले लें तो जिस ग्रेड में वो बंदा रिटायर हुआ है और जितनी उसकी सर्विस है और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके रूल्स मौजूद हैं कि जितनी उसके ग्रेड के हिसाब से और एज के हिसाब से सर्विस पेंशन बनती है। वो एक फार्मूला है, वो सिस्टम है, वो सबके लिए एक है। सर उसमें ग्रेड चेंज होगा और उसकी नंबर ऑफ़ ईयर्स चेंज होगी, रिटायर तो वो उसी डेट को हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। अगेन पेंशन के केस में भी ये होता है कि इतनी ज़्यादा हम उसमें रिफॉर्म भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक CR-25 पेंशन का फॉर्म है जिसमें कुछ 40 चीज़ें हम उससे मांग लेते हैं। मैंने उसको रिव्यू किया है एंड आई मेड अ केस एंड रिटन टू माई हेडक्वार्टर कि इसमें जब CNIC नादरा का आ गया तो फिर इसकी 2-3 सिमिलर वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो उन 40 चीज़ों को हम 4-5 पे ले आए। और आज मैंने एक और ऑर्डर किया है इसी खुली कचहरी के तवसत से कि पहले ये प्रैक्टिस चलती रही है कि होता क्या है कि एक बंदा गरीब रिटायर हुआ है, वो पहले तो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसका मुतलका महकमा होता है। फॉर एग्जांपल एक FIA का रिटायर्ड मुलाजम है या अफसर है तो पेंशन की फ़ाइल उसके महकमे ने, उसके कंपिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव करके हमें भेजी। हमारा काम ये भी एक कन्फ्यूजन है, लोग कहते हैं कि 6-6 साल पेंशन लेट हो गई। देयर आर ऑल द चांसेस कि उसके महकमे ने 3 साल उसको सैंक्शन करके ना दी हो। हमारे पास जब फाइल बन के आ जाती है, PSA है पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसके बाद से हमारा टाइम शुरू होता है। लेकिन आज मैंने ऑर्डर कर दिया है कि जितने अभी रिटर्न भी ये ऑर्डर आज हो जाएगा अपने एयर्स को कि जितने भी GP फंड के और पेंशन के होता क्या था कि इधर वो केस आया है, छोटी सी ऑब्जेक्शन लगाई, हमारे बंदों ने उसको रिजेक्ट कर पेंशन केस वापस महकमे में भेज दिया। एक तो डाक में महीने 2 में जाएगा, हो सकता है उस बेचारे की 4 महीने की मेहनत वो फाइल ही गुम हो जाए। तो उसका टाइम सेव करने के लिए और उसकी जो उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको सेव करने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है वंस एंड फॉर ऑल कि जो केस पेंशन सैंक्शन हो के हमारे पास आ गया वापस नहीं होगा, उसको इधर रखा जाएगा, उसका अलहदा आर्काइव बनेगा। उस बंदे को लिख के 2-3 चीज़ें जो काम में दी जाएंगी कि जाओ भाई ये चीज़ें ले आओ। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो 1-2 महीने डाक में लगने हैं वो बचेंगे, उसकी फ़ाइल गुम होने से बचेगी और उसका समझें कि जो काम 6 महीने में होना है वो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आज ये ड्यूरिंग ये सुनने के कंप्लेंट्स ही ये चीज़ सामने आई है और मैंने ये डिसीजन इधर ही लिया है कि हमें क्यों हम फाइलें वापस भेजें, हम जिम्मेदारी लेना उसकी पेंशन की। जब उसने सैंक्शन करा ली मर तर के, उसको इधर रोक लें, इससे बहुत तेज़ी से रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, ये खुली कचहरी का इनिशिएटिव आपने लिया या इससे पहले भी खुली कचहरियाँ लगती रही हैं, और कितना लोगों को आपने रिलीफ दिया, कब से खुली कचहरी लगा रहे हैं आप? सर ये हमने ये सेकंड खुली कचहरी है, कोई महीना पहले शुरू किया। अभी हमने इससे पहले कभी नहीं लगी इस दफ्तर में तो, और इसी वजह से कंप्लेंट्स भी बहुत होती थी कि जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही वो फिर जाके मीडिया के पास जाएगा, इधर उधर जाएगा और उसको ज़रा तंग भी होगा।
तो ये सेकंड है हमारी, और पिछली दफ़ा को 15 के करीब कंप्लेंट्स थी। कंप्लेंट्स ज़्यादातर डिले की हैं, अभी तक डिले की। 2-4 ऐसे भी लोग उसमें आए कि हु वांटेड टू अप्रिशिएट द सिस्टम जो हमने पिछले, एक्चुअली मैं 1.5 साल से इधर हूँ, मैंने आते ही ये शुरू कर देना था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो एक हिस्ट्री है इस ऑफिस की कि ये इतना बड़ा ऑफिस है कि 312 फेडरल के महकमे जो पूरे पंजाब में फैले हुए हैं, उनकी हम 40 से 50 करोड़ की पेमेंट डेली लीगल करते हैं। लेकिन इस ऑफिस की जो वर्क प्लेस है और सिटिंग कैपेसिटी, उस पर अनफॉर्चुनेटली तवज्जो नहीं दी जा सकी, हमारे जो पहले मेरे से प्रीडिसेसर रहे हैं। तो मुझे 6 से 8 महीने लगे, आपको विज़िट भी कराएंगे, कि जब मेरे बंदों के पास और क्लाइंट के पास बैठने की जगह ही नहीं है, तो कंप्लेंट तो फिर अगला मरहला है ना, इनके पास सिस्टम ही नहीं थे, ये एक इनह्यूमन कंडीशन में बैठे थे। उसको मैंने एज ए प्रोजेक्ट टेकअप किया। आई वेंट टू फेडरल सेक्रेटरी, मेरे CGA जो सेक्रेटरीज हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने हेल्प की, फंड्स अवेलेबल किए। उस पूरे सिस्टम को मैंने रीमेक किया अपसाइड डाउन, कि हर बंदा जो कि एक खड़ा हुआ है, खड़ा होकर काम कर रहा है, क्लाइंट है, 150 से 200 बंदा रोज़ इस दफ्तर में कम से कम आता है, उनके बैठने की जगह नहीं थी। तो सर काम होना या डिले तो उस वर्क प्लेस की वजह से था कि ना काम करने वालों के पास कंप्यूटर और कुर्सी है, ना जो मुल्तान से बेचारा है उसके पास बैठने की जगह नहीं है, तो काम तो बाद में रह गया ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज हमने लाई है 1 साल की मेहनत के बाद, कि क्लाइंट के लिए 120 सीटें क्रिएट की हैं, जिनमें पंखा लगा है, AC लगा है, उनको उसको आप देखेंगे कि लोग कितने सुकून से बैठे हुए हैं। चलें वो भी देखते हैं, लेकिन आप ये पहले लोगों की बात सुन लें, उसके बाद फिर हम आपकी वर्किंग प्लेस भी देखते हैं और देखते हैं कि आपने क्या किया है, और ख़ास करके मुलाजमीन की सहूलत के लिए जो है क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी चौ साहब, ये रिसेप्शन है। जी जनाब, ये बेसिकली जी 8वां फ्लोर है, जिस पे DGPR का ऑफिस है, जो हम फेडरल गवर्नमेंट की पेमेंट्स करते हैं पंजाब में। यही आपको दिखाना था कि ये पूरा हमने रीमेक ऑल टुगेदर इसको दोबारा बनाया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये रिसेप्शन है सर, एंट्रेंस है, और इसके एक तरफ हमने GP फंड जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का है, वो अराउंड 4 लाख पीपल है जिनका हम GP फंड प्रोसेस करते हैं, वो इस तरफ हमने लैब क्रिएट की है। फिर हमारे पे रोल सेक्शंस होते हैं, जहां हम एक पे रोल में कोई 30 से 35 महकमों की तनख्वाहें और उनके तमाम इश्यूज़ ऑफिसर्स के एम्प्लॉयज़ की डील होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो ये सर स्टार्ट करते हैं इधर से विजिट अपना। इंशाल्लाह अभी देखते हैं, पूरा ऑफिस आपका विज़िट करते हैं, और लग रहा है कि रिसेप्शन से आपने बहुत ज़बरदस्त रेनोवेट करवाया। साहब यहाँ बहुत रश है, ये कौन सा दफ्तर है, ये कौन सा एरिया है? जी बिल्कुल जी सर, ये हमारा मीटिंग एरिया है। बेसिकली हमारे जो क्लाइंट डिपार्टमेंट है, पूरे पंजाब से लोग हमारे पास आते हैं। अराउंड इधर फुटफॉल 300 to 400 पर डे है। एट ए टाइम 100-150 लोग होते हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से क्रॉस पंजाब आए होते हैं। तो यही हमने जो रेनोवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ था कि जो लोग आते हैं इनके बैठने की जगह नहीं, तो इनके लिए हमने सारे हाउस में अराउंड 120 सीट्स क्रिएट किए हैं। अब देखें वेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे इन्वायरमेंट में बड़े सुकून से बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर। ये वो है कि जब मैंने ज्वाइन किया 1.5 साल पहले, आप इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखें। ये हमारे दफ्तर की अनफॉर्चुनेट हालत थी कि इधर आप देख लें कि ये सरकारी दफ्तर है कि या फिश मार्केट है, क्या है, यू कैन वेल इमेजिन। ये रिकॉर्ड की हालत देख लें, इसको देखते हुए, और इसमें ये देखें कोई क्लाइंट की बैठने की जगह नहीं है, और हमारे अपना भी जो स्टाफ है उनके बैठने की भी जगह काफ़ी शार्ट थी। बहुत से लोग इवन चेयर्स अवेलेबल थी। फिर मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया, इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले अपने वर्क प्लेस को, अपने स्टाफ को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये आराम से बैठे होंगे तो जो क्लाइंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उनके बैठने की जगह होगी, तो उनको अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। अच्छा साहब, आपका ऑफिस में देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को भी पहले बता दूँ कि हम आए कहाँ हैं। नाज़रीन, आपने बहुत से सरकारी दफातर देखे होंगे, बहुत से सरकारी दफातर में आपका जाना होगा, सरकारी मुलाजमीन से आपका पाना पड़ता होगा, लेकिन आज भी हम एक सरकारी ऑफिस में आए हैं, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू के ऑफिस में, और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गया हूँ। बिलाशुबा ये एक विजन के तहत ही हो सकता है। अक्सर हम जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ की इमारतें हमें भूत बंगले का नक्शा पेश कर रही होती हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ, पोसीदा मेज़ और बिखरा हुआ रिकॉर्ड। इसके साथ अगर हम देखें तो इमारतें जो हैं उसमें से खास किस्म की स्मेल आ रही होती है, अजीब सी नहुसत फैली होती है। और सरकारी इमारतें जो नई भी बनती हैं वो भी हमारे सरकारी मुलाजमीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
वहाँ भी एक अरसे के बाद हाउसेस जो है वो टपकना शुरू हो जाती है और दीवारों पर हम देखते हैं कि पीक के निशान पड़े हुए हैं, सफाई ना होने के बराबर है। लेकिन आज जो हम आपको ये ऑफिस विज़िट करवा रहे हैं इसका भी कंपैरिजन कीजिएगा और जो अक्सर आप सरकारी दफातर देखते हैं उसका भी आप विज़िट कीजिएगा। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक इसका व्यू टोटली दिखा देंगे। आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत कैबिन बने हुए हैं और यहाँ स्टाफ कितना मुतहर्रक है और इसका एनवायरनमेंट कितना ज़बरदस्त है कि किसी भी सूरत में आपको जो है वो सरकारी ऑफिस नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा जैसे किसी मल्टी नेशनल कंपनी का ऑफिस होता है। अभी हम स्टाफ से भी बात करेंगे, बड़ा मुतहर्रक स्टाफ नज़र आ रहा है हमें। मुझे किसी भी सरकारी ऑफिस में इस तरह का माहौल नज़र नहीं आया, तो मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और यकीनी तौर पर आप भी खुशगवार हैरत में मुब्तला होंगे कि ये पाकिस्तान में कहीं ऐसा भी सरकारी ऑफिस मौजूद है और ख़ास करके पंजाब का जो एनवायरनमेंट है और जो हमारे सरकारी ऑफिस का माहौल होता है वो आप सब जानते हैं। जी अभी हम गुफ्तगू भी करेंगे। जी मैम आपका इसमें ग्रामीण सर अभी आप कितने अर्सा से यहाँ सर 5 years से। इससे पहले जब ये रेनोवेट नहीं हुआ था उसमें और इस ऑफिस में क्या फ़र्क है और काम की वर्किंग में कितना आपको फ़ायदा हुआ है नए इस एटमॉस्फेयर से? सर एक्चुअली जो डिफरेंस है वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। पहले ये बिल्कुल एक जैसे रिकॉर्ड रूम होता है ना, बिल्कुल वैसा लगता था। आपका दिल नहीं करता था पढ़ने के लिए और काम करने के लिए, इवन हम चाहने के बावजूद भी ऑफर करके काम नहीं कर पाते थे। इस तरह का इन्वायरमेंट था क्योंकि फैंस नहीं थे, एसी नहीं थे, चेयर्स नहीं थी, टेबल्स नहीं थे, सिस्टम्स नहीं थे। इवन अगर एक सेक्शन था 4 की स्ट्रेंथ था तो 4 की स्ट्रेंथ में सिर्फ 2 या 1 बंदे को सिस्टम अवेलेबल होता था। अच्छा ये बताइएगा कि इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ आपके बैठने के लिए आपके वीएन को सपोर्ट कर रहा है या कि इसमें लोगों के लिए कोई रिलीफ का भी में भी बेहतरी आई है और आपने जो है वर्किंग को बेहतर करके ज़ाहिर है सरकारी इदारे को पब्लिक के लिए पब्लिक को क्या फ़ायदा पहुँचा है? ऑब्वियसली सर जब हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, हमारी सिटिंग बेहतर हुई है, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है तो हमारी वर्किंग बेहतर हुई है। जब हमारी वर्किंग बेहतर हुई है क्लाइंट या पब्लिक तो उनकी जो सी केसेस है उनका प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस हुआ है और अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो पब्लिक को है। आपका इसमें ग्रामीण औरंगजेब साहब आप यहाँ क्या हैं? आप सीनियर मीटर हैं, तो ये बताइएगा कि आपकी वर्किंग क्या है और इस माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? सर बेसिकली ये पेरोल है यहाँ पे हमारी जो कंटीजेंसी बिल है, यूटिलिटीज़ बिल है, ये चीज़ें हम लोग डिपार्टमेंट्स की देखते हैं। यहाँ पे इस पेरोल में पोर्टल में डील होता है सारा ऑल ओवर। उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, इनके हम पे एंड अलाउंसेस के इन्वॉल्वमेंट्स को देखते हैं। ये हमारे जो नया ऑफिस बना है इसमें यह है कि हमें हर चीज़ यानी कि सिस्टम वगैरह सीट हर चीज़ अवेलेबल हो गई है, रिकॉर्ड वगैरह का अपडेशन हो गया, सिस्टम भी तकरीबन सारा रिकॉर्ड है। अब हमें जो पहले टाइम टेकिंग प्रोसेस था जहाँ पे हमें एक काम के लिए 1 वीक लगता था वो 1 से 2 दिन लगते। अच्छा हमने तो जो ऑफिस देखा था ऑडिट का और ऑडिटर्स का वो वहाँ तो बहुत बोरियों की तादाद में फाइलें पड़ी हुई थी, तो आपने ये कंप्यूटर पहले से सीखा हुआ था कि ये अब सीखा है? नहीं सीखा हुआ तो पहले से था लेकिन इस पर चाहिए इम्प्लीमेंट अब शुरू किया है। और जो बोरियों वगैरह आप रिकॉर्ड कर कह रहे हैं पहले यहाँ भी ऐसे था क्योंकि सारा कुछ भी नहीं था, कोई ना फिर प्रॉपर वर्क प्लेस थी ना कोई रिकॉर्ड रखने के लिए कोई चीज़ थी। अब सारी चीज़ सिस्टमेटिकली हो चुकी है। तो हमने तो ये सुन रखा है कि जो साहिल आता था वो बेचारा कई साल रोकता रहता था और रिकॉर्ड ही नहीं मिलता था, तो अब उसकी वर्किंग में कोई बेहतरी है? बेहतरी भी है और इंशाल्लाह अब यही सुनेंगे कि सबका काम हो जाता है, शायद तो किसी का कोई काम होता नहीं है। हम लोगों से भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया जी। चो साहब ये मैं लेडीज़ मॉस्क एरिया देख रहा हूँ, सरकारी दफातर में तो वैसे जो है वो मेल्स के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती। इतना खूबसूरत आपने एरिया डेवलप किया। कितनी ख़वातीन आपके यहाँ काम कर रही हैं? जी हमारे पास मियाँ साहब अराउंड 40 लेडीज़ काम कर रही हैं और उनकी बड़ी जब मैं आया तो ये कंप्लेंट थी कि उनके लिए सीढ़ियों के साथ एक छोटा सा लकड़ी का कैबिन था जिसमें पंखा भी नहीं था और 4 से ज़्यादा ख़वातीन उसमें नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। तो जब हमने रीमेकिंग शुरू की तो हमने फ़ीमेल मास्क केटर किया है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह वो बनाई है। वापसी में मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ डे केयर सेंटर, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के बच्चे छोटे हैं तो वो ला नहीं सकती थी, लाती थी तो उनकी जगह नहीं थी, वो बनाया। उसमें एक फ़ीमेल खातून एम्प्लॉय की है जो हर वक्त उधर होती है। फिर हमने ऊपर एक मेल मास्क 9th फ्लोर पर डेवलप किया विच इज़ क्वाइट बिग और वो तकरीबन 60 से 70 नमाजियों के लिए काफ़ी है और दोनों मास्क हमने कैटर किए हैं बनाई है। अच्छा मियाँ साहब ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम हमने डेवलप किया है
कि डीजी को हमेशा मीटिंग करनी पड़ती है कि बजाय उनको नीचे बुलाए। एक तो डीजी के ऊपर आने का फ़ायदा ये है कि सबको स्टाफ को पता होता है कि डीजी किस वक्त भी आ सकता है, थोड़े वो टोज़ पे रहते हैं। दूसरा, इस कमरे में पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ था और ये पार्टीशन लोहे की अलमारियों की पार्टीशन थी, इट वाज़ वेरी डर्टी। तो एक दरवाज़ा था जो खोलते थे रिकॉर्ड ऊपर गिरता था। तो मैंने इसका ये हाल सोचा कि वो रिकॉर्ड रूम तो हमें इधर चाहिए कि जो डेली वॉचर्स आते हैं उनके लिए, लेकिन इसकी साइड पे हम डेवलप कर रहे हैं कैबिनेट्स, उसमें इतनी गुंजाइश होगी कि 3 साल के बिल्स उसमें आ जाएंगे। लेकिन इधर डीजीज़ कॉन्फ्रेंस रूम बनाने का मकसद ये है कि जो इधर बच्चे ड्यूटी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि डीजी किसी भी वक्त इधर कॉन्फ्रेंस ले सकता है, तो उस रिकॉर्ड की वेल कीपिंग वो इंश्योर करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये 2 पर्पज़ सर्व करेगा, एक तो सेंट्रल रिकॉर्ड रूम होगा डे टू डे बिल्स का, साथ ही नीट एंड क्लीन कॉन्फ्रेंस रूम होगा। चोर साहब, ये कौन सा ऑफिस है? ये जी हमारे पास टोटल, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 7 पे रोल्स हैं। अच्छा। पे रोल सेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ डिपार्टमेंट्स की पे प्रोसेस होती है, उनके अफसर और एम्प्लॉयज़ का अगर पे में कोई तब्दीली है, कोई अलाउंस लगना है, कोई छुट्टी जाना है, उनका तमाम पे से रिलेटेड तमाम मैटर्स पे रोल्स में होते हैं। हमारे पास 7 पे रोल्स हैं, जिसमें से ये पे रोल नंबर 7 है, यानी 312 महकमे 7 पे रोलों में डिफाइंड है। क्योंकि रेंजर्स का हमारे पास तकरीबन 32,000 एम्प्लॉय है, पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स को हम डील करते हैं, उनकी पेमेंट्स को, पेंशन और जीपी फंड को भी। ये पे रोल 7 एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान रेंजर्स के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को डील करता है। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कैबिन बने हुए हैं रिकॉर्ड के लिए। कैबिन बेटा खोलो ये वाला, रिकॉर्ड के लिए हमने कैबिन्स बनाए हैं जो करंट रिकॉर्ड है। आपने पीछे सवाल किया कि अकाउंट ऑफिस में तो बहुत रजिस्टर और रिकॉर्ड और गंद होता है, उसको सर हमने बाकायदा ड्यूरिंग जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, मैंने स्टाफ को इन्वॉल्व किया, इनसे मेरी बहुत फ्रीक्वेंट टॉक होती थी। फिर हम 1 महीना वीकेंड्स पे आते रहे पूरा दफ्तर, और मैंने इनको समझाया कि ये क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पेपर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। लेकिन मुझे एक डाउट था कि इसमें बहुत सारे पेपर्स इनकी नेग्लिजेंस और अगेन बुरी वर्क प्लेस की वजह से इनका दिल ही नहीं करता होगा काम करने को। तो मुझे था कि इसमें 60-70% रद्दी होगी। सर हमने रिलीजियसली एक पेपर को पढ़ा है, कुछ 40,000 रजिस्टर था, उसको देखा, हर सेक्शन अपना अपना कर रहा था। जब ये टूटा हुआ था सारा, उसमें से हमने 1000 से ज़्यादा सैक्स बैग्स निकाले हैं जो रद्दी थी या डुप्लीकेट या हमें नहीं चाहिए था। जो बाकी बच गया उसको हम करंट रिकॉर्ड हमने इन अलमारियों में रखे। ये वही दफ्तर है जहाँ छत तक रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड होता था, बंदे नज़र नहीं आते थे। और ऊपर मैंने 100 बाई 20 फीट का एक रूम बनाया टॉप फ्लोर पे, उधर हमने सारा रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज किया जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसकी हम अभी स्कैनिंग भी शुरू कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सफाई हुई है। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें ग्रामी आपका? आयशा आमिर, आयशा, आप यहाँ क्या हैं? एज अ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। आप इस सेक्शन की हेड हैं? जी मैं हेड हूँ। अच्छा, ये कैसा माहौल आपको लगता है और कब से हैं आप यहाँ? जी मैं यहाँ पिछले 13 साल से यहाँ पे हूँ, और यहाँ आपने पहले तो ज़माने की बड़ी गर्दिश देखी होंगी। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली जब पहले था यहाँ का माहौल, यहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब से ये बना तो यकीन करें कि घर जाने को दिल नहीं चाहता कि काम करके तकरीबन पूरा करके जाएं। अब वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम, इंसान की जो मेंटालिटी थकन होती है वो भी सब दूर हो चुके हैं, स्ट्रेस से इंसान दूर हो चुका है। माहौल का बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये बताइएगा कि आप चूँकि रेंजर्स को डील करती हैं, बहुत सारी सिफारिशें तो आती होंगी और थ्रेट्स भी आते होंगे कि साडा काम क्यों नहीं कीता? नहीं, हम तो रूल्स के मुताबिक काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली काम करते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती है तो हमें तो नो डाउट हम विद इन 2 डेज़ में इनका काम कर लेते हैं। थ्रेड्स को तो हम मानते नहीं, क्योंकि हमारी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे साथ हैं, वो कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, कब से हैं आप इधर? मैं इधर 10 साल से। अच्छा, कैसा माहौल पाया आपने? नहीं, बहुत अच्छा माहौल सर ने कर दिया। सर फवाद सर ने बिल्कुल ही ऑफिस का फेस चेंज कर दिया, और इन्वायरमेंट भी आप देख ही रहे हैं टिपिकल गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं वैसे नहीं है। अब कैसा महसूस करते हैं जब आपको कहीं किसी सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है और अपने ऑफिस का आप कंपैरिजन करते हैं, तो क्या प्राउड महसूस करते हैं? जी जी बिल्कुल, डिफरेंस हमें फ़ील होता है जब से हम ये नया प्रोजेक्ट सर ने किया है। और इसी तरह हमने देखा कि हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ को काम करने का भी इसलिए दिल लगा के काम कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। अच्छा, आप पुराने वर्कर हैं, इस ऑफ़िस के बारे में तो बहुत मशहूर था कि ये लोगों को चक्कर लगवा के मार देते हैं। क्या इसी तरह से लोगों को तंग करते हैं? माहौल में फ़र्क आ गया है, ये वर्किंग वैसी रह गई, ऑफिस खूबसूरत बन गया? नहीं सर, मैं जब से मेरी जितनी सर्विस है मैंने तो सर ऐसा नहीं देखा कि चक्कर लगवाए हों हमारे ऑफिस में। हमारे तमाम दोस्त जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कोशिश करते हैं कि इनका काम जो है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट के लोग आते हैं उनका काम टाइम पे कर दें। अच्छा मियाँ साहब, ये जो है ये स्क्रीन मैंने इंस्टॉल करवाई है। अभी तो इस पे ये चल रहा है कि क्योंकि आज आपका विजिट था, रीमेकिंग हमने कैसे की, पहले क्या था, ये डिफरेंस, ये भी लेटेस्ट पिक्चर्स हैं। इसके बाद इसका पर्पज़ एक्चुअल जो है
हमारे पास 2 तरह के लोन्स हम देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। एक हाउस बिल्डिंग एडवांस है जो कि 36 बेसिक पेज होती हैं हर ग्रेड के हिसाब से, जितनी बेसिक पे हो, और उसको 10 सालों में वापस करना होता है। दूसरा लोन है मोटर कार एडवांस, जो कि 10 लाख पे 1 मिलियन पे फिक्स है। अब इसमें बड़े इश्यूज लोगों को आते थे कि सीनियरिटी चेंज हो गई, ये होगा वो हो गया। हमने 1 जुलाई 2023 को इसको SAP सिस्टम है सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। सॉफ्टवेयर ही नंबर जनरेट करता है सीनियरिटी का, और वो यूनिक नंबर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि जो उसका जब उतना फ़ंड अवेलेबल होगा कि उस बंदे तक बारी आएगी उसकी थ्रू सिस्टम, फंड हमें फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है, उसकी ऑटोमेटिकली फ़ंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और उसको हम लोन दे देंगे। इधर मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ वो लिस्ट जो कि सीनियरिटी नंबर की लिस्ट होगी। कोई भी क्लाइंट हमारा आके इधर एक लैपटॉप इंस्टॉल होगा, अपना ID कार्ड नंबर डालेगा, वो अपनी सीनियरिटी ट्रांसपेरेंटली सिस्टम पे देख सकता है और उसको नोट कर सकता है कि कल को उसकी चेंज तो नहीं हुई। अव्वल तो कोई कर ही नहीं सकता, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फॉर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वी हैव क्रिएटेड अ थिंग विच विल बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल टू पब्लिक, कि अपनी सीनियरिटी नंबर आके देखें और उन्हें यकीन हो कि उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। अच्छा जी मियाँ साहब, ये जो रूम है जिसमें हम खड़े हैं, ये हमारी लैब है, इसको कहते हैं HR लैब। इसमें पूरे 41,000 तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पे इधर से जाती है। उनकी पे सिस्टम में इधर से प्रोसेस होती है। पे रोल हम चलाते हैं, एक फ़िक्स डेट होती है उसकी, पे रोल चलाते हैं। तो वो पे पहले क्या था, उसमें भी एक बेहतरी हम जो लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ होती है माइक्रो पेमेंट गेटवे। इससे पहले क्या होता था कि जब पे बन गई तो जिन लोगों का अकाउंट HBL का, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों का अकाउंट HBL का, आई थिंक उन 10,000 का एक चेक बनता था, वो HBL जाता था। HBL वाले उसको क्लियरेंस के जिस रूटीन में चेक क्लियर होते हैं स्टेट बैंक भेजता था, स्टेट बैंक वापस क्लियर करके उस बैंक में भेजता था। तनख्वाह अफसर के या स्टाफ के अकाउंट में जाते जाते 10 तारीख हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा से किया इम्प्लीमेंट करना, और इस दफ़ा 41,000 में से 23,000 बंदे की पे हमने माइक्रो पेमेंट गेटवे पे प्रोसेस किया है। उसका मतलब क्या है कि जो ही हमने इधर क्लिक करके रोल चलाया है, विद इन सेकेंड स्टेट बैंक और बैंक से ऑनलाइन उनकी वेरिफिकेशन हुई है और 10 सेकंड के अंदर अंदर तनख्वाह उनके अकाउंट में चली गई। दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट आई थिंक फॉर बाय ऑल माई टीम एंड ऑल ऑफ दीज बॉयज़ एंड ऑल ऑफ अस, बिकॉज कि 10 दिन के गैप का मतलब है कि जो एक गरीब नायब कासिद या ड्राइवर है, मैं ये समझता हूँ कि उसने अगर बिजली का बिल 5 तारीख को देना है, या अपना कोई दूध का बिल या कोई ख़र्चा करना है, शुरू में बच्चे की फ़ीस देनी है, तो उसको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको उधार लेने की ज़रूरत है। मेरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि अपना जो सबसे लोअर एम्प्लॉय है उसको फैसिलिटेट इस तरह किया जाए कि वो अपने हक लाल के पैसे से बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर के काम चलाए। आपका नाम? मुरीद मेहदी। मुरीद मेहदी साहब, आप कब से हैं इस डिपार्टमेंट में? मैं लास्ट 15 ईयर से सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये पे डिपार्टमेंट है, बहुत अहम है, और आपकी ज़रा सी नेगलिजेंसी की वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो तनख्वाह उनकी लेट हो सकती है, महरूम हो सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि काम वक्त पे ना किया और लोग जो हैं वो आपको यहाँ आ गए हों और एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ताड़ी होया तो साढ़े घर फाके पै गए? सर ऐसे इंटेंशनली तो कभी भी नहीं ऐसा हुआ, समटाइम सिस्टमेटिकली कभी एरर हो, उसकी वजह से डिले हो सकता है। तो नेगलिजेंस पहले तो एनवायरनमेंट जो था सिंस 1964 से हमारा ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था बिल्कुल भी। ये सुना था कि हिस्ट्री मेक्स अ हीरोज़, लेकिन सर ने जब बताया कि हीरोज़ मेक्स अ हिस्ट्री, तो ही इज़ अ वन मैन आर्मी। और ये इंटायर सर्विस में मैंने 15 साल की सर्विस ना ऐसा अच्छा अकोमोडेबल जो है वो कंफर्टेबल जोन देखा। इससे ना सिर्फ एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वो भी इम्प्रूव हुआ है इससे। और ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल साहब, और ये हिस्ट्री में है वाकई। ये पहले देखते थे कि कभी हीरो हिस्ट्री, और इन्होंने वाकई ये करके दिखाया है इन्होंने। अच्छा, ये तो ठीक है, एटमॉस्फेयर तो वाकई चेंज हो गया। आपके काम में भी तब्दीली आई है? अल्टीमेटली आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो उसमें एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेनन है कि अगर आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, अच्छे तरीके से लोग बैठ रहे हैं, अकोमोडेट हो रहे हैं। पहले तो कोई पता नहीं होता था कहाँ आना कहाँ नहीं आना। आपके वर्किंग आवर क्या है? 9 to 4 जो है हमारा ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है। 9 to 4 अवेलेबल होते हैं आप? सिटिंग इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है सिटिंग में भी। सरकारी मुलाजमीन के बारे में तो है कि वो तो आते हैं, हाज़िरी लगा के भाग जाते हैं। तो आपके तो यहाँ मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है? नहीं सर, ये जब आप एक एनवायरनमेंट ऐसा देखें तो अल्टीमेटली आपका दिल करेगा कि आप ऑफिस में ही रहें और सर्व करें पीपल्स को, और एक अच्छे एनवायरनमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया। और ऐसे ऑफिसर्स को शुड बी प्रमोट बिकॉज दे आर द रियल हीरोज़ और दे ब्रिंग क्रेडिट द नेम ऑफ आवर कंट्रीज।
ऐसे ऑनरेबल जो वो मैं भी सल्यूट ये देखें, आप डीजी साहब की तारीफ जितनी मर्जी करते जाएं, लेकिन बात यह है कि असल आप भी उतने ज़िम्मेदार हैं। अगर आप लोगों को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसका क्रेडिट जो है डीजी साहब को जाता है। लेकिन अगर ऐसे माहौल में भी आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, उनके काम में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। सर ऐसा है कि हम भी काउंटेबल है, हमारी काउंसलिंग भी करते हैं, हर वीकली भी ये हमें कहते हैं कि हमने आपको ऐसा जो माहौल प्रोवाइड कर दिया, आपने अब सर्व करना पीपल्स को। तो इसी वजह से आप स्टाफ भी देखा कि अवेलेबल है 9 to 4 आवर्स, अब किसी टाइम भी आके जो चेक कर लेंगे तो स्टाफ हमारा इंशाल्लाह अवेलेबल होगा और बेस्ट ये सर्व कर रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी कि सारे ऑफिसेज, सरकारी ऑफिसेज जो हैं, जो असल में आवाम के खिदमतगार हैं, वो उनका माहौल ऐसा हो जाए। हम आपके लिए भी दुआ गो हैं और बाकी लोगों के लिए भी दुआ गो हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये हमने, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया कि 40 के करीब ख़वातीन हैं, जिनमें से कुछ 7-8 ऐसी हैं कि जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। इवन हमारी एक अफसर है, उसका भी यंग बेबी है, तो कोई डे केयर नहीं था और ये बड़ा एक मसला था कि बच्चों को किधर करें, काम करें या बच्चों को संभालें। तो ये स्पेस जब हम रीमेक कर रहे थे तो नक्शे मैंने डे केयर सेंटर डाल लिया, ये हमने बनाया सर। और इधर हर वक्त एक, फिर हमारे पास एक बच्ची थी जो हमने एम्प्लॉय की है इसी पर्पज़ के लिए। ये डे केयर के अंदर ही होती हैं, और अगर कोई अफसर या स्टाफ फीमेल अपना बच्चा इधर छोड़ जाए, बच्चा बच्ची, वो छोटे छोटे बच्चे हैं 1-1 साल के भी, तो वो इवन कार्ड शार्ट भी है हमारे पास, तो वो इजीली एसी लगा हुआ है, कार्टून्स लगे हैं, खिलौने पड़े हैं, तो केटर फार हो जाता है। एंड पर्पज़ इसका ये, एक तो उस ख़वातीन, मैं कहता हूँ कि सर हमारे मुल्क में ख़ातून का काम करना बहुत बड़ी बात है, उसका काम के लिए निकलना ही, फिर चाहिए जाए कि वो अपने बच्चे को भी संभाले, तो इसका इम्पैक्ट भी वर्क प्लेस की वजह से एफिशिएंसी पे आता है। जब उसको पता है कि उसका बच्चा एसी पे सुकून से बैठा है या सो रहा है, तो शी कैन वर्क बेटर। कॉन्सेप्ट ये है जी, बिल्कुल दुरुस्त। हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे बाकायदा प्लानिंग के लिए आपने पहले तो एक विजन के तहत देखा कि ज़रूरतें क्या हैं, और वो उन ज़रूरतों के मुताबिक आपने ना सिर्फ बिल्डिंग को उस तरह से मेंटेन किया, बल्कि वो तमाम ज़रूरतें अवेलेबल की हैं। तो ये सरकारी ऑफिस में, बल्कि इस तरह मैंने पहले कहा था, ये कॉरपोरेट ऑफिस लगता है मुझे, तो उसमें इस किस्म का माहौल पैदा करना और ज़रूरतों के, इंसान है ना, हर बंदे की ज़रूरत है, जो बेसिक नीड्स तो आपने, तो वो उसके मुताबिक आपने सारा कुछ मेंटेन किया। ये अच्छा लगा मुझे। फवाद साहब, ये कौन सा सेक्शन है? और ये आपने आर्टिफिशियल प्लांटेशन भी की हुई है, बहुत अच्छा सा माहौल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये कोई ख़ास सेक्शन है? जी बिल्कुल, मैं मियाँ साहब एक्सप्लेन करता हूँ। ये सर, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसका एक हर मंथली को सब्सक्रिप्शन करती है, जिसको जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो उसकी एक अमाउंट कटती है, तो एंड ऑफ सर्विस उस पर गवर्नमेंट भी ऐड करती है, इंटरेस्ट लगाती है, और उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, उसकी कंपलसरी सेविंग कह लें। तो ये जब मैंने ज्वाइन किया तो इधर बहुत बुरा हाल था। 3 हमारे फ़ंड के सेक्शन थे, 1, 2, 3। एक उसमें रेंजर्स को डील करता है, बाकी 2 फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन बहुत ही बुरे हालात थे। इधर कोई 15-20 हज़ार रजिस्टर था, और बीच में टूटे हुए ईंटें रखी हुई थी नीचे टेबल्स की, इस तरह का माहौल था। और टोटली इट वाज अ वर्स्ट वर्क प्लेस। शीशे थे तो वो टूटे हुए थे, तो जब आंधी या बारिश आती तो वो भीग जाते थे रजिस्टर। रिकॉर्ड तो हमने ऊपर नया रिकॉर्ड रूम बना के शिफ्ट किया। इसका सर हमने अब नया नाम इसको दिया एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, बिकॉज आई सर्टेनली बिलीव दैट दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक सर्विस। तो ये हमने तीनों फंड लैब्स को इकट्ठा करके 20 टर्मिनल्स मैंने डेवलप किए अल्हम्दुलिल्लाह कि 20 का स्टाफ हमारा बैठा है, 3 हमारे WOs बैठे हैं जो इनको सुपरवाइज़ करते हैं अपने अपने सेक्शंस को। और इधर पूरी फेडरल गवर्नमेंट में पंजाब में जितने लोग हैं उनका GP फंड इधर मैनेज हो रहा है। उसमें रेंजर्स भी है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के 312 महकमे हैं। और इसका पर्पज़ ये है कि इनका काम थोड़ा लेबोरियस होता है, और इनके अभी भी आपको कुछ रजिस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। ये वो रजिस्टर हैं जो करंट काम ये आजकल कर रहे हैं, बाकी इनका रिकॉर्ड ऊपर है। तो इनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिस पर हमने काम शुरू कर दिया है। ऊपर वाले रिकॉर्ड रूम में इनके को 25-30 हज़ार रजिस्टर्स हैं। हम उनकी 1 by 1 सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। इन 20 बंदों में से 5 या 6 की हम टीम हमने बना दी है, वो सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं कि इन रजिस्टरों से मैं जान इनकी छुड़ाना चाहता हूँ। सारा सिस्टम में एंट्री आ जाए, आप आते हैं, रिटायर हुए हैं, GP फंड आपका फैसलाबाद रहे हैं, आप कराची रहे हैं, जहाँ भी रहे हैं, एक क्लिक ऑफ कंप्यूटर पे वो GP फंड आपका शो हो जाएगा, उसका टोटल होगा, आपको एक रसीद मिल जाएगी। इसके बाहर मैंने एक आपको दिखाते हैं एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर की रिसेप्शन बनाई है। अभी भी 4-5 क्लाइंट आपको बैठे नज़र आएंगे कि बाहर से बंदा आया है, पहले वो आके ढूंढते रहते थे कि किसको अप्लाई करना है, क्या करना है। उधर हमारे 3 ग्रेड 17 के अफसर बैठे हैं जो इनकी एप्लीकेशन डिजिटली रिसीव करेंगे, सिस्टम में डालेंगे, अंदर आ जाएगी, वो फिजिकली एप्लीकेशन भी आ जाएगी। बंदे को 5 या 6 दिन का टाइम दे देंगे, एप्लीकेशन अंदर आएगी, सिस्टम में भी आ जाएगी, इधर प्रोसेस होगी, हफ्ते बाद वो उधर से ही आके अपने GP फंड कलेक्ट कर लेगा। तो ये है सर बेसिकली इसका आइडिया। जी फवाद साहब, आप ये कहाँ मुझे ले आए? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई 5 स्टार होटल होता है। मियाँ साहब, बात ये है कि
वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं जब आया ज्वाइन किया तो मैंने इसको अपनी ड्यूटी समझा कि बीइंग डीजी और बीइंग हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि सबसे पहले वर्क प्लेस को इम्प्रूव करूँ, फिर उनका डिसिप्लिन कायम करूँ। क्योंकि इनके बैठने की हालत ही कोई नहीं थी, तो मैं इनसे क्या पूछता कि बैठने की कुर्सी अगर नहीं है तो मैं कैसे उसको पूछूं कि भाई तुम लेट आए हो या टाइम पे आए। वो कहेगा सर मुझे तो चेयर तो दे दें पहले। तो उधर से ये आइडिया स्टार्ट हुआ और मेरे सीनियर्स ने बड़ी हेल्प की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके नोटिस में लाने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्स्ट्रा फंड्स भी नहीं लिए इसमें। ये सिर्फ विल और विजन की बात है कि हम करना चाहते थे, अल्लाह ने मदद की। क्योंकि मेरे पास जो बजट एनुअल मुझे मिलता है उसी में से कुछ सेविंग करके मैंने उसको अपने हेड ये तो आपसे पूछेंगे हम आपके ऑफिस में। नाजरीन अब हम चलते हैं, आपने ऑफिस का माहौल देख लिया, अब हम चलते हैं डीजी साहब के ऑफिस में और उनसे पूछते हैं ये सारा कुछ किस तरह मुमकिन हुआ। फहद आमिर साहब, हमने आज सारा दिन आपके साथ गुजारा है, आपके ऑफिस की वर्किंग भी देखी है, आपकी वर्किंग भी देखी है, ऑफिस का माहौल भी देखा है। आपने ये सरकारी दफ्तर कॉरपोरेट ऑफिस बना दिया है, रवायती कल्चर तब्दील करने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने सर इधर 1.5 साल पहले जब ज्वाइन किया तो मैंने ऊपर विज़िट किया तो बिल्कुल मिज़रेबल कंडीशन थी स्टाफ की बैठने की। और जैसा कि आपको मालूम है कि जनरली गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में और इन पार्टिकुलर जो अकाउंट्स के दफातर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इधर लोगों को बहुत तंग किया जाता है, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है और रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज भी नहीं है, जाते हैं तो फाइल नहीं मिलती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने ये बीइंग हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की आते ही कि अब तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझसे ही पूछा जाएगा, बिकॉज मैं सबसे सीनियर हूँ, तो मुझे इस चीज़ को ही एड्रेस करना है। अगर पहले नहीं हुआ तो मुझे तो आप इसमें कोई पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। तो मैंने सर एक प्लान किया, आई स्पोक टू माई सीनियर्स। क्योंकि मैं जो आपका क्वेश्चन है ना, कमिंग टू दैट कि ये क्यों ख्याल आया, सर ख्याल इसलिए आया कि एक बंदा खुद ही ठीक नहीं बैठा, उसके पास कुर्सी नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो स्मेल में और गर्म जगह पे 8वें फ्लोर पे बैठा है, तो कैसे एक्सपेक्ट करें उससे कि जो क्लाइंट आया उससे वो अच्छे तरीके से बात करे और उसका काम करे। चेंज आए कि उसको समझाए कि भाई बैठ के ये भी, उस पर थोड़ा एनर्जी वेस्ट करे, लगाए कि ये भी कागज़ ले आओ, ये भी, क्योंकि वो खुद ही राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं। तो मैंने इसको लिंक किया कि अगर वर्क प्लेस में इनकी समहाउ इम्प्रूव कर दूँ। और सबसे बड़ा एक मसला कि 200-250 से ज़्यादा बंदे इधर आते हैं पूरे पंजाब से, उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी, क्लाइंट के लिए बैठने की जगह नहीं थी, हमारे बंदों के लिए बैठने की जगह नहीं थी। सो आई मेड अ प्लान और उस पर अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया। मेरे सीनियर्स ने बड़ी हेल्प की, सपोर्ट की, फाइनेंशियल भी। CGA साहब हैं हमारे, मकबूल अहमद गोंदल साहब, उनसे मैंने जाके ये सारा डिस्कस किया कि सर गवर्नमेंट ऑफिस का इमेज कैसे चेंज होगा। हम में से हर बंदा काम करेगा तो चेंज होगा और पाकिस्तान भी ऐसे ही चेंज होगा। तो ये मेरा इसमें एक तो पहला इसमें आउटकम मैं ये चाहता था कि मेरा जो दफ्तर है जहाँ पे क्लाइंट आता है, जो पब्लिक सर्विस के लिए हम इस नौकरियों में आते हैं, तो हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करें, सर्विस डिलीवरी बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए अपने बंदों का राइट फ्रेम ऑफ माइंड में और अच्छे एनवायरनमेंट बैठना बहुत ज़रूरी था। दूसरा मेरी इससे जो आउटकम मैं चाहता हूँ, बीइंग ए सिंसियर पाकिस्तानी, कि जो जनरली गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जाने से डरते हैं, रेफरेंस ढूंढते हैं, सिफारिशें कराते हैं कि यार उधर तो लोगों ने दलील करना है और काम नहीं होना। उस इमेज को चेंज करने के लिए जो इधर क्लाइंट आए उसको फैसिलिटेट किया जाए। अब मैंने अराउंड 120 सीट्स क्रिएट की हैं, सोफ़ा सीट्स एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर द क्लाइंट, कि जो महकमों से लोग हमारे पास आते हैं अपने बिलों के लिए, अपने कामों के लिए, उनको भी रिस्पेक्टेबल, जैसा कि आपने विज़िट किया होगा कि बड़े सुकून से लोग बैठे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आसानी पैदा करना। और तीसरी आउटकम ये थी कि जो हमारी ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट के दफातर हैं, वो कुछ इसको देख के कोई लीड भी लें और हम एक चेन रिएक्शन ऐसा स्टार्ट करें कि हर ऑफिस में ये काम शुरू हो और एक बेहतरी की तरफ हम गामजन हो। जी शो साहब, ये तज़ीनो और आयश के लिए फ़ंड्स कहाँ से आए, और क्या आपने भी दूसरे महकमों की तरह से किसी और मद से उठा के इसको रेनोवेट कर दिया हो? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, इसमें सर जो है पहला जो हमने फ़ेज़ किया था जिसमें को तकरीबन 25% ऑफिस को किया, वो मैंने जब अपने पूरे ईयर का बजट रिव्यू किया, सर बजट को 25-30 हेड्स में आता है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अराउंड एट द एवरेज 30-40% बजट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर लैप्स हो जाता है, यानी वो फेडरल सरकारी ख़जाने में वापस चला जाता है। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि उन फंड्स की इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं करते। तो मैंने ये गेज किया और देखा कि कौन से फंड्स मुझे चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए चाहिए जाए कि गवर्नमेंट ने तो मुझे 1 साल के लिए दे दिए हैं, उनकी मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन क्यों ना करूं कि इधर ज़रूरत है। तो मैंने सर वो फंड्स जाके अपने हाई अप से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे डाइवर्ट कराए रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के हेड में। फिर आई वेंट टू, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है हमने वो भी फॉलो किया है और हमने अखबार में टेंडर किया। इसमें को 3 या 4 फर्में हमने शॉर्टलिस्ट की
उनको फिर हमने प्री क्वालिफाई करके उनको कंपटीशन करा के हर काम हम उनसे कराते रहे। और थोड़े से फंड्स हमें फिर इसी तरह, मेरे पास सेकंड फेज़ के लिए फ़ंड्स नहीं थे, तो मैंने देखा कि हायरिंग में हमें फ़ंड्स मिलते हैं, जो हमारे स्टाफ ने किराए पे घर लिए होते हैं, उनमें कुछ पैसे बच रहे थे, तो वो मैंने, मतलब स्टाफ इतना बल्कि मोटिवेट हुआ कि पीपल केम टू मी कि सर जिस तरह आप हमारे लिए करें, हमारे लिए तो बैठने की कुर्सी भी नहीं थी। तो पूरा डिपार्टमेंट मेरे पास आ गया कि हम अपने 6 मंथ्स की हायरिंग सरेंडर करते हैं, हम साल की बजाय 6 महीने की ले लेंगे, तो आप हमारे फंड्स अथॉरिटी से डाइवर्ट करा के तो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी देर में ये कंप्लीट हो गई थी बिल्डिंग? सर ये कंसीव करने से ले के 2-1 महीने तो मैं इसको प्लान करता रहा, फंड अरेंज किए, 4 मंथ्स में सर 2 फ्लोर। बहुत ज़बरदस्त, 4 मंथ में आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अच्छा चौर साहब, ये बताइएगा कि चूँकि हमारे यहाँ तो सरकारी ख़ास करके जो बाबा कौम का विजन था कि सरकारी मुलाजम और सरकारी अफसर जो है वो कौम का खादम है और उसने खिदमत करनी है और आवाम के टैक्स पेयर से ही वो तनख्वाहें भी वसूल करते हैं, लेकिन जब वो उनके पास इख्तियार आता है, जब वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, तो लोगों को मिलना भी गवारा नहीं करते और उनके अक्सर अफसरान के जो है ऑफिस के बाहर जो उनका मुलाजम खड़ा होता है वो तो करीब भी फटकने नहीं देता। आप तो लोगों को बाहर तक भी छोड़ने जाते हैं, ये तब्दीली कैसी है? बिल्कुल सही फरमाया सर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ अदवार आते रहे, आपको भी पता है, लेकिन मैं जो एक चीज़ का तजज़िया करता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी वैल्यूज़ में, हमारे कामों में, हमारी हर चीज़ में एक नोज़ डाउन डिग्रेडेशन आई है ओवर द लास्ट 75 ईयर्स। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं LDA में पोस्टेड था तो मैं नया गया, तो मैंने कहा कि कोई पुरानी फ़ाइल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लैंड के मामलात को समझूं, तो मुझे एक फ़ाइल मिली जो लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी एंड इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1955। उस फाइल की जब मैंने नोटिंग पढ़ी तो मुझे एक वेव आई, मैंने फील किया कि ये जो उस वक्त का क्लर्क या अफसर था वो कितना ज़िम्मेदार था। एक तो उनकी हैंड राइटिंग, फिर उन्होंने जिस तरह चीज़ को रिकॉर्ड किया है, अपना नाम, डेट, एक एक बात को रिलीजियसली एंड ऑनेस्टली उसने रिकॉर्ड किया है, तो वो देख के उस फाइल को पढ़ के लगता था कि क्या ज़बरदस्त हमारी गवर्नमेंट सर्विस की वैल्यूज़ होती थी। तो सर जिस तरह हमारे मुआशरे में रीजन्स लामुतना ही हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि जो भी खामियां हमारे ओवरऑल हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी वैल्यूज़ बहुत डिग्रेड हो गई हैं। तो उसका असर डेफिनेटली जिस तरह दूसरे सेक्टर्स पे आया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे भी आया, और ये बिल्कुल गलत है, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म का विजन ये था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जो घर, गाड़ी और फैसिलिटी और सबसे बढ़ के जो इज़्ज़त दी जाती है तो उसके कुछ फ़राइज़ भी हैं, क्योंकि वो तो AC वाले कमरे में, ठंडे कमरे में बैठा है और सारा दिन सुकून से बैठा है, तो जो बाहर से आ रहा है उसकी गर्मी का उसको एहसास करना चाहिए और उसको वैल्यू करना चाहिए। और इसी बात की हमें तनख्वाह मिलती है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, उनको गाइड करें, और हमें किसी वजह से ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और अगर कोई इससे इंसाफ नहीं कर रहा तो वो अपनी नौकरी सही नहीं कर रहा। अच्छा चौर साहब, आपके महकमे के अंडर 312 वफाकी महकमों को फ़ंड्स जारी होते हैं, ये अदायगियों को ट्रांसपेरेंट बनाने का कोई सिस्टम है? बिल्कुल, देखिए जी, आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो क्या होता था कि मैनुअल चेक सिस्टम था। कोई भी आया है, उसने अपना बजट भी मैनुअल आया, हर चीज़ मैनुअल थी। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो हेड हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है और अकाउंट्स के हेड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। 1995 में एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग। इट वाज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, 90% बाय वर्ल्ड बैंक एंड 10% बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये प्रोजेक्ट 20 साल चला है, इसको कहते हैं पेफ्रा। इस प्रोजेक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टोटल बजट को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। उसमें तो एक ये है कि 95% उसमें करप्शन का एलिमेंट ही निकल गया ना, क्योंकि आप उसमें से जो गवर्नमेंट की मनी है उसको आप अपनी मर्ज़ी से उसको सिस्टम से चेक जनरेट नहीं कर सकते जब तक वो सारे उसकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो पूरे ना किए जाएँ। एक तो उस प्रोजेक्ट के बाद से ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आई कि कोई भी सेक्रेटरी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ज़िले में कोई अफसर बैठा है, अगर वो चाहता है कि मुझे ये 20 लाख रुपया रिपेयर ऑफ फर्नीचर के लिए मिला है तो मैं इसकी गाड़ी ख़रीद लूँ, पहले वो ख़रीद सकता था कि उधर से ही वो बजट को डाइवर्ट कर सकता था। अब ये फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस और कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर वो बजट डाइवर्ट नहीं कर सकता। इवन मुझे भी अब जो काम करना था, तो मैं हालांकि बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत सारी इख्तियारात मेरे पास हैं, लेकिन बजट डाइवर्ट कराने के लिए मुझे जाके गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन देनी पड़ी, अपना प्लान सबमिट करना पड़ा कि ये मैं करना चाहता हूँ। तो तब मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी हैं, उन्होंने इसको सैंक्शन किया। तो ट्रांसपेरेंसी तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, आपके कितने फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं जिनको आप हर माह अदायगियाँ करते हैं?
जी बिल्कुल। पेंशनर्स की बात पहले करते हैं जी। मेरे पास टोटल 67,000 पेंशनर्स हैं। इट डजंट मीन 67,000 पीपल, इट मीन 67,000 फैमिलीज़। क्योंकि जब बंदे की डेथ होती है तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, फिर उसके अनमैरिड बच्ची को मिलती है, और डाइवोर्स जिस बच्ची की हुई हो खुदा ना खास्ता उसको मिलती है। तो 67,000 पेंशनर्स हैं। मेरे आने से पहले जो सिस्टम इधर चल रहा था वो बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम थे, और वो सारा कि जो भी पेंशनर हमारे पास आता है उसकी एक फ़ाइल डेवलप होती है, वो फ़ाइल मैनुअल थी। अब 67,000 फाइल्स एक अनऑर्गेनाइज तरीके में, एक जहाँ पे मैंने आपको चाइल्ड केयर यूनिट दिखाया है, उधर पहले एक बहुत इंतहाई डेटी किस्म का रिकॉर्ड रूम था जिसमें 67,000 फाइल ऊपर नीचे पड़ी थी। 2 बंदे रखे हुए थे, आपने वो जाते थे फ़ाइल लेने। अब फाइल 67,000 फाइल्स में से कैसे फ़ाइल मिलेगी और कितनी जल्दी मिलेगी? तो क्लाइंट को कई कई महीने लग जाते थे, फ़ाइल नहीं मिलती। मैंने ऊपर एक बड़ा रिकॉर्ड रूम क्रिएट किया है, और जो पेंशन का प्रोजेक्ट हमने भी कंसीव किया है, 1 साल तो सर वर्क प्लेस इंप्रूव करने में लग गया। अब उस पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आए कि अब हम सिस्टम्स को तेज़ करें। बंदे काम करने के मोड में आ गए हैं, राइट माइंड फ्रेम ऑफ माइंड में है। उस 67,000 पेंशन्स को मैं कर रहा हूँ, उनकी फ़ाइल की स्कैनिंग कर रहा हूँ। वो मैंने एक टीम बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसकी स्कैनिंग से ये होगा कि वो फ़ाइल पेंशन डिपार्टमेंट में, सिस्टम में, हर ऑडिटर के सिस्टम में मौजूद होगी। कोई भी पेंशनर आता है, उसकी पेंशन में कोई तब्दीली है, जिस तरह होता है कि 72 साल के जब होते हैं तो आपकी पेंशन कम्यूट होती है पूरी, तो रिस्टोर होती है, उसको रिस्टोरेशन कहते हैं। तो वो बंदा आएगा तो उधर ही 1 क्लिक से उसकी फ़ाइल सारी खुल जाएगी, उसका रिकॉर्ड चेक हो जाएगा, और उधर ही हम उसको प्रिंट निकाल के इंशाल्लाह दे देंगे कि भाई तुम्हारी रिस्टोर। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो 67,000 तो आपके हैं पेंशनर्स, जो आपके इस वक्त मौजूद स्टाफ है, सरकारी मुलाजिम है, उनकी कितनी तादाद है? जी, उनकी मेरे पास लगभग 250 के करीब टोटल स्ट्रेंथ है। जिन वफाकी महकमों के मुलाजमीन को आप तनख्वाहें अदा करते हैं, उनकी अदायगियाँ करते हैं, उनकी कितनी तादाद है? जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। इस वक्त मेरे पास 312 फेडरल के महकमे हैं, जिनके पंजाब में जितने दफ्तर हैं उनको सिर्फ मैं कैटर करता हूँ, और वो तकरीबन मेरे पास टोटल 41,000 के लगभग एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुलाजमीन से ज़्यादा पेंशनर्स हैं। डेफिनेटली जी। देखिए, मुलाजमीन तो एक दौरे हाज़िर में जितनी सेंक्शन सीट्स हैं उतने होते हैं, लेकिन पेंशनर्स तो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग हमारी, जो आपने पूछा कि इनको फैसिलिटेट हम किस तरह कर रहे हैं। एक तो हम वो स्कैनिंग कर रहे हैं, दूसरा हमने इस दफ़ा इस महीने से स्टार्ट किया है कि 67,000 में से 23,000 बंदे की पेंशन हमने माइक्रो पेमेंट गेटवे के थ्रू किया है कि जो इनकी पेंशन का रोल चला है क्लिक से, वो सीधा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन स्टेट बैंक और बैंक से होके उनके अकाउंट में पैसे चले गए। सेम गोज़ फॉर सैलरी। अच्छा, ये बताइएगा कि जब भी कोई सरकारी मुलाजम रिटायर होता है तो उसकी पेंशन और जीपी फंड्स उसको मिलते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है? क्या वो उसका सारा सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड आप तैयार करके देते हैं या उसका महकमा तैयार करके भिजवाता है? जी बिल्कुल। पहले पेंशन की बात करते हैं जी। पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी होती है, हर महकमे का सेक्रेटरी है जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जिसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक FIA का अगर कोई मुलाजम हमारे पास FIA लाहौर में पेंशन पे गया है, तो उसकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज़ डायरेक्टर जनरल FIA। वो उधर से सैंक्शन होके आएगी और पूरी फाइल उसकी बन के आती है। उसमें 3 सेट्स होते हैं, सारा रिकॉर्ड उसका FRC वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम उस रिकॉर्ड को इधर काउंटर वेरीफाई करते हैं। हमारे पास भी नादरा की एक्सेस है, उसका डाटा चेक करते हैं और प्रोसेस कर देते हैं। इस तरह GP फंड का रिकॉर्ड हमारे पास ही होता है, वो होली सोली हमने करना होता है, और पे जो है उसकी सैलरी वो रूटीन में हम कर रहे होते हैं। चोर साहब, आपके महकमे पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जिन लोगों ने सारी उम्र सर्व किया होता है सरकारी जॉब में, वो जब रिटायर होते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर लिया वो, और आपके मुलाजिम ऐसे समझते हैं शायद वो उन पर बोझ हैं और उन पर एहसान कर रहे होते हैं उनका काम करना। और हमने तो माजी में देखा यहाँ कई लोग जो हैं इतने तंग आ गए कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो अब आपने सिस्टम को कैसे बेहतर किया है? क्या अब भी उसी तरह डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं या इससे कोई बेहतरी आई है और आप खुली कचहरी भी लगाते हैं? किस किस्म की शिकायत आपको मिलती हैं? बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी यही है, लेकिन मैं अकाउंट्स की बात करूंगा तो AG ऑफिस के बारे में लोगों को बहुत शिकायत थी डिले के वाले। सर, जितनी आपने बातें इस क्वेश्चन में की हैं, उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ये सारी चीज़ों को मैं भी जानता हूँ, तो मैंने एक बेड़ा उठाया कि मैंने अपने दफ्तर का भी माइंडसेट चेंज करना है और ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का भी माइंडसेट चेंज करना है कि भाई आप उसी की एक सबसे पहली कड़ी ये वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट है। अब आपने ऊपर सबसे इंटरव्यूज़ किए हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि वो कितने हैप्पी और सेटिस्फाइड हैं कि वो 9 से 5 बैठना चाहते हैं कि उनको एक बैठने की अच्छी जगह मिली है। और दूसरी तरफ ये खुली कचहरी लगाने का मकसद भी यही है कि
जिन लोगों की, क्योंकि मैं तो इधर बैठा हूँ अपने ऑफिस में, हालांकि मैं 2 से 3 विजिट्स डेली करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर वक्त ऊपर 200 बंदे को चेक नहीं कर सकता। तो खुली कचहरी के 2 बड़े मेरे मकसद हैं। एक मकसद तो ये कि सबसे बड़ा डेटरेंस चेक है मेरे स्टाफ के ऊपर, कि अगर वो उनको पता है कि अगर हम किसी से कोई इलीगल डिमांड करेंगे या किसी को तंग करेंगे तो अगली जुमेरात को आके वो डीजी साहब को बता देगा, और मैं देन एंड देयर उसको जो भी उसकी सज़ा बनती है वो दे भी देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो लोगों के ऊपर बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही या उनको डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनको भी पता है, और हम हर महकमे में लेटर लिख रहे हैं, टीवी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के, कि भाई हर 15 दिन बाद खुली कचहरी में आए, अपने मसाइल बताएं। देखिए, अगर हमारे अंदर कोई मसला होता है या प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को इनवाइट तो नहीं करते। मैं तो चाहता हूं कि लोग प्रॉब्लम हाईलाइट करें। अगर मेरे स्टाफ से किसी को शिकायत है वो हाईलाइट करें और उनको देन एंड देयर फिक्स करेंगे। और दूसरा कि लोगों को मैं अवेलेबल हूँ कि जिनकी एक्सेस ऊपर नहीं है उनको हम इधर रिलीफ फौरी दें। चेयर साहब, आखिरी सवाल, ये जो आपने कल्चर चेंज करने का एक विजन दिया और उस पर इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया, इससे अप्रिसिएशन ज़्यादा मिली या तनकीद ज़्यादा हुई कि लोगों ने जेलसी ज़्यादा फील की है? देखें जी, बात ये है कि नो डाउट अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली। और सर देखें, जेलसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो, मेरा इस करने का पर्पज़ ये था कि एक पॉजिटिव कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन जनरेट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओवरऑल, मैं तो अपने कबीले की बात करूँगा ना, ब्यूरोक्रेसी की, कि जिस लेवल का काम हमें करना चाहिए, हमारे कंधों में बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो हमें उसको ऐसे तरीके से, मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता था कि एक कैटलिस्ट बनूँ, एक पॉजिटिव ट्रिगर हो कि लोग इसको देख के थोड़े जागें और ब्यूरोक्रेसी अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाए। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिसिएशन मिली है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये ऑफ़िस देखा और आपने इसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन ली, हमने आपको दी, खुदा करे कि तमाम सरकारी दफातर जो हैं वो इसी तरीके से लोगों की खिदमत करना शुरू कर दें, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान बदल जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।